नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनाव आयोग को लेकर उठे सवालों और उसके अनुत्तरित जवाबों पर है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का चुनाव आयोग पर भरोसा इस कदर टूट चुका है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। उधर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पर चुनावी यात्रा भी कर रहे हैं। उधर थोड़ी देर पहले सभी विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के खिलाफ फिर से अपने आरोपों और सवालों को दोहराया। कल चुनाव आयोग ने कहा था कि कर्नाटक के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सार्वजनिक करने वाले राहुल गांधी या तो नियम के मुताबिक हलफनामा देकर सुधार कराएं या देश से माफी मांगे। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि उन्होंने तो यूपी में 11,000 नाम काटने के बाद उन्हें जोड़ने के लिए हलफनामे भी दिए थे और चुनाव आयोग से पावती भी ली थी, फिर भी वोटर लिस्ट में सुधार नहीं किया गया। मतलब आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग दावे कुछ और कर रहा है और जमीन पर कार्रवाई कुछ और हो रही है। यानी दावे कुछ और है और हकीकत कुछ और हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग से लड़ाई का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें बिहार में चुनाव से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त तक बिहार के 66 लाख वोटर्स का नाम सार्वजनिक करने को कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। चुनाव आयोग ने बूथवार ये नाम बताना भी शुरू कर दिया। रोहतास, बेगूसराय, अरवल, सिवान, भोजपुर जैसे तमाम जिलों में नाम सामने आना शुरू हो चुका है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले उन 65 लाख नामों में से जो भी विवाद और सवाल खड़े होंगे, कई सारे सवाल खड़े होंगे, उसको लेकर भी बहस हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें निष्पक्षता के तौर पर चुनाव आयोग पेश आया, और इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। क्या विपक्ष के सवाल वाजिब है या सिर्फ सियासी? क्या चुनाव आयोग की कार्रवाइयां और बयानों से अविश्वास और बढ़ रहा है? ऐसे तमाम सवाल चल रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। देश में सत्ता की चाहत का किस्सा कुर्सी ऐसा है कि एक तरफ 11 साल की परफॉर्मेंस का दावा है, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा भरोसे कामयाबी की उम्मीद के आरोप और तीसरी तरफ जवाबदेही से बचने के लिए पॉलिटिकल हथकंडों के इस्तेमाल का सवाल। वरना पहले ईवीएम से निकले जनादेश पर अविश्वास की चर्चा, फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अविश्वास पर बहस और अब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास। संवैधानिक संस्थानों पर राजनीतिक विश्वास का संकट बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव और नतीजों की निष्पक्षता पर उठे सवालों और सियासी धमकियों के बाद जवाब देने जब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त आए तो उनके जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो सका। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। पक्षपात की आशंका की बुनियाद पर उठते सवालों के जब आयोग सियासी जवाब देता है, हलफनामा वरना माफी की शर्तें रखता है, तो ये लड़ाई और आगे बढ़ती है। खबर है कि विपक्षी दल अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सदन में महाभियोग की तैयारी कर रहा है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे या विपक्ष को डराने आए थे? राहुल गांधी जी को धमकी देने आए थे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बैठ करके बोल रहा है। अगर विपक्ष बहुत जल्द मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का फैसला कर लेता है तो भी उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 में नियम है कि लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य
प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। फिर आसन 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाता है। कमेटी आरोपी अधिकारी को तलब कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सदन के साधारण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। शर्त यह है कि सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए। विपक्ष अविश्वास का फैसला ले या नहीं, लेकिन देश भर में विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं। चाहे वो ओडिशा में बीजेडी की हलफनामा युक्त शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव के दावे। उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि राहुल गांधी से हलफनामा देने की मांग करने वाला चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के हलफनामे पर कार्रवाई नहीं की थी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के पीछे विपक्ष के पास और भी कई आधार हैं। मसलन महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और अब बिहार तक में चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए हैं। चुनाव आयोग नहीं बता सका है कि आखिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है। अगर गड़बड़ी है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई। क्या कोई दावे आपत्ति नहीं करेगा तो लिस्ट गड़बड़ बनेगी। क्या देश में अब तक अशुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव होते रहे हैं। महाराष्ट्र में 18 साल के वोटर कम और नए वोटर ज्यादा कैसे। क्या बिना हलफनामा कर्नाटक में गड़बड़ी नहीं सुधारेगा चुनाव आयोग। और उधर बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए वोटर का पता चला। बिहार में बिना दस्तावेजों के लिए कितने लोगों के फॉर्म जमा हुए। बिना दस्तावेज वाले फॉर्म लेने या रद्द करने का फैसला बीएलओ किस आधार पर कर रहा है। बिहार में फॉर्म 6 वाले कितने नए मतदाता जोड़े गए। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बावजूद एसआईआर में आयोग ने आधार कार्ड को दस्तावेज क्यों नहीं माना, और अब तक जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्यों नहीं बता रहा था। आज तक ब्यूरो। तो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और आज भी तमाम विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, शिवसेना, यूबीटी भी इसमें शामिल थी। और उन्होंने भी सवाल उठाए कि आखिरकार चुनाव आयोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और राजनीतिक मुद्दे उठा रहा है, वो चुनाव आयोग को शोभा नहीं देता। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना यानी संविधान पर हमला नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल संविधान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर वो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। कई तमाम मुद्दे हैं कि क्या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ साफ हो चुका है या नहीं हुआ है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे और मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले 3 सवाल जो दंगल में हम उठाएंगे, क्योंकि अब 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है। पहली बार चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अगर उसे सपोर्ट करना है तो विपक्ष के तरफ से हलफनामा दायर करना जरूरी है। पहला सवाल हमारा यही होगा कि क्या विपक्ष के आरोपों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता बार बार यह कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के पहले एक बार सभी पार्टियों से बातचीत चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी। तीसरा अहम सवाल कि क्या ईवीएम से वोटर लिस्ट तक, ईसीआई से सीईसी तक विपक्ष के आरोप सियासी है, क्योंकि बीजेपी का मानना है और खास करके चुनाव आयोग भी अब कहने लगा है कि ये सियासी आरोप करने की कोशिश की जा रही है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रागिनी नायक, आपसे शुरू करने के पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा आरोप है। देश में अफरा तफरी फैलाना चाहता है विपक्ष, बीजेपी का कहना है। चुनाव आयोग ने हर सवाल का जवाब दिया है। बीजेपी के मुताबिक
हर सवाल का जवाब दिया है। यह भी हम जांच के देखेंगे कि क्या सचमुच में हर सवाल का जवाब दिया गया है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हर संवैधानिक संस्था पर बीजेपी का कहना है कि सवाल उठाए जा रहे हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुनते हैं क्या बोला। हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, यह उनका प्रयास है। यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। रागिनी नायक, अब बीजेपी कह रही है, जिस तरीके से उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों के जवाब दिए गए थे, क्या आपको लगता है कि सभी सवालों के जवाब मिले थे? और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना शुरू करते हैं जब आपके मन मुताबिक वो बात नहीं करते। रागिनी नायक, साहिल, देखिए, ऐसा है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्रीधारी जिन्होंने अपने जीवन में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यदि उनसे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट लिखवाएगा तो लाजमी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही अनर्गल, मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद होगी। आज सूरत हाल ये है कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की जनता कह रही है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना नाम बदलकर वीसीआई कर देना चाहिए, वोट चोर ऑफ इंडिया। और वो इसलिए कि क्योंकि राहुल जी के सीधे, तीखे और सटीक सवालों के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से मिला एक बड़ा सा शून्य, सिफर, जीरो, नील बटा सन्नाटा। सवाल ये पूछा गया था कि महाराष्ट्र की जो पूरी वयस्क जनसंख्या है, अडल्ट पॉपुलेशन, उससे ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि महाराष्ट्र की लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लाखों वोटर्स का इजाफा कैसे हो सकता है। सवाल ये पूछा गया था कि आखिर एक ही एड्रेस पर सैकड़ों मतदाता कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। आपके ही चैनल का एक रिपोर्टर गया था और महादेवपुरा में जब पता चला कि वो 35 नंबर के कमरे में जहां 80 लोग रजिस्टर थे, वहां पर एक व्यक्ति मिला जो भाजपा का कार्यकर्ता था। सवाल ये था, आप ही के चैनल में मैं सुन रही थी उस दिन आपका डिबेट, अशोक लवासा जी ने ये बात कही कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, लेकिन तब कोई आपत्ति नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2 साल का समय था त्रुटि सुधार के लिए, अपने जो दस्तावेज है उन्हें प्रोक्योर करने के लिए। तो ऐसी अफरा तफरी में बाढ़ग्रस्त बिहार में एसआईआर इतनी त्रुटियों के साथ जनता पर थोपने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए पड़ रही है साहिल, क्योंकि मोदी जी को अपने ठगबंधन के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है। 2 जवाबों का भी उल्लेख मैं यहां पर करना चाहती हूँ। पहला जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया और कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि निजता का हनन होता है। 45 दिन तक निजता का हनन नहीं होता, 45 दिन तक आप फुटेज दे सकते हैं, 46वें दिन से निजता का हनन शुरू होता है। बेटी, माँ, बहू, ये सास बहू का जो चक्कर है वो श्रीमती ईरानी तक छोड़ देना चाहिए, वो अच्छा करती है टीवी पे नाटक। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका के बारे में बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि रात को जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो गरीब है, सड़क पर सो रहे हैं, उनको मतदाता बनाते हैं, तो किसी ने नाइट ड्यूटी तो की होगी चुनाव आयोग के किसी कर्मचारी ने, उसका लेखा जोखा लेकर आ जाते। बिहार में दिन दहाड़े अस्पतालों में, सड़कों में, घरों में लोग घुसकर गोलियों से बून रहे हैं और यहाँ इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमने अपने कर्मचारी भेजे थे, वो रात को सड़कों पर जा जाकर रत जगह करके लोगों को जगह जगह कर मतदाता बना रहे थे। ये बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, ये बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। जब चुनाव आयोग को पूछा गया कि आपने
आपने हाउस नंबर के सामने 0, 1, 2, 3 जो मन में आया वो क्यों लिखा हुआ है? तो उस पर वो जवाब देते हैं कि भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास घर नंबर नहीं होते हैं। तो अगर घर नंबर नहीं होते तो डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? उसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं दिया है। और दूसरी बात, सत्ताधारी पक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सभी जवाब तो मिल गए। 10 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जरा एक के बाद एक सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए कि सचमुच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार को हुई है उसके बाद में ये जवाब आपको मिले हैं क्या? ये मेरे सवाल है आपके सामने। पहला, वोटर लिस्ट में आखिरकार गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आपको 2 या 4 नाम एक ही आदमी के दिखाई देते हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। दूसरा सवाल, अगर गड़बड़ी है तो जिम्मेदारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कि बार बार इस तरीके से होता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई आपत्ति और दावे नहीं करेगा तो क्या गड़बड़ी ऐसे ही बनी रहेगी? चुनाव आयोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पूछा गया, उसका जवाब हमें नहीं मिल पाया। चौथा सवाल, क्या देश में अब तक अशुद्ध वोटर लिस्ट से ही चुनाव जीते गए हैं? क्योंकि 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में वोट पड़े हुए थे, तो इसके लिए वो एक सवाल रहता है। पांचवा सवाल, जो महाराष्ट्र में 18 साल से वोटर कम तो नए वोटर ज्यादा कैसे हो गए? फॉर्म नंबर 6 से ज्यादा वोटर कैसे ऐड हो गए? यह भी सवाल पूछा गया था, उसका जवाब नहीं मिल पाया क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया था। छठा सवाल, क्या बिना हलफनामा कर्नाटक में गड़बड़ी नहीं सुधारी जाएगी? अगर हलफनामा कोई फाइल नहीं करेगा तो चुनाव आयोग खुद से जाकर चेक नहीं करेगा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। सातवां सवाल, बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिया वोटर पता चले? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनके नाम हटाए उनका नाम क्यों हटाया वो भी उसमें डालिए। तो क्या उसमें यह लिखा जाएगा कि यह तो घुसपैठिया था, इसके लिए इसका नाम हटा दिया क्योंकि उसका प्रचार हो रहा था? आठवां सवाल, बिहार में बिना दस्तावेजों के कितने लोगों ने फॉर्म जमा किए? यह भी सवाल बार बार पूछा गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसका कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब बाद में दिया जाएगा। नौवां सवाल, बिना दस्तावेज वाले फॉर्म लेने या रद्द करने का फैसला बीएलओ किस आधार पर करेंगे? और आखिरी सवाल, बिहार में फॉर्म 6 वाले कितने मतदाता जोड़े गए? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ने की भी बात होनी चाहिए, यहां तो सिर्फ काटने की बात हो रही है। आपके पास जवाब होंगे तो बताइए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम मुझे तो इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार। साहिल जी, मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता हूं। लेकिन जो मैंने राजनीति विज्ञान पढ़ा है और राजनीति में इतने दिनों से हूं, जो मेरा बुद्धि विवेक है, मैं अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में यह बात रख रहा हूं कि बिहार में 243 विधानसभा है। मेरा जवाब बिहार स्पेसिफिक होगा क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया वर्तमान समय में बिहार में चल रही है। तो बिहार में 243 विधानसभा है और 90,000 तो मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, इन 10 में से 6 सवाल तो बिहार के मुताबिक ही पूछे गए हैं क्योंकि एसआईआर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मुझे पता है कि आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अभी दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों के जवाब दे दिए, इसीलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रखे हुए। जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं बिंदुवार साहिल जी। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग 90,000 पोलिंग बूथ्स हैं। अगर 243 विधानसभा के 90,000 पोलिंग बूथ को 65 लाख जो वोट काटे गए हैं उसको 90,000 से अगर भाग देंगे तो हर एक बूथ पे 70 से 72 मतदाता ऐसे मिलेंगे जिनका नाम कटा है। तो जो हम राजनीतिक दल हैं, जो भी दल हो, सत्ता में हो, सत्ता से प्रतिपक्ष में हो, यह मैटर नहीं करता है। जो बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट, वो लोकल ग्रामीण होता है। उसको एक एक नाम, चूंकि 1100 वोटर पे ही एक बूथ बनना है इस बार बिहार में, तो उसको एक एक नाम पता है। तो हम इलेक्शन लड़ने वाले जो दल हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर इलेक्शन कमीशन के बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को कोऑपरेट किए होते तो आज यह दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। जो काफी दलों के, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या बीजेपी हो या अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के दल हो, बूथ लेवल एजेंट ने काम किया है। और जहां बूथ लेवल एजेंट बनाने में सफल नहीं रहे हैं वहां पर ये इस तरह की गड़बड़ियां आई है। कल शाहाबाद कमिश्नरी में राहुल गांधी जी की रैली हुई है, तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण उसको कवर कर रहे थे, एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे थे। मैं सुन रहा था, उनसे जो बातचीत कर रहे थे उसका फुटेज है कि क्या आपका नाम कटा है, आप इस रैली में क्यों आए हैं? तो मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया कि मेरा नाम तो है। अगला सवाल होता था, क्या आपके परिवार से किसी व्यक्ति का नाम कटा है? उनका जवाब था नहीं। तो फिर आप इस रैली में क्यों आए हैं? तो भाई मालूम हुआ कि वोट चोरी हो रहा है। तो इसी वोटर लिस्ट के आधार पे पिछले साल लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव हुआ है,
हिमाचल में भी चुनाव हुआ और कर्नाटक में भी चुनाव हुआ है, जहां प्रतिपक्ष के दल यानी कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार है या मेन रूलिंग पार्टी है। तो इस तरह का आरोप लगाना इलेक्शन कमीशन पे, उसकी निष्ठा पे, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस ने उसके मान मर्दन का प्रयास जितेंद्र किया कुमार जी, मैं आपको ना हमारा एक एग्जाम्पल देता हूं जी। जितेंद्र कुमार जी, मैं आपको हमारा एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारी संवाददाता है मौसमी सिंह, वो तो ग्राउंड पर गई थी। वहां पर जिनके नाम कटे, उन्होंने कैमरा के सामने आकर यह कहा कि भाई हमारे नाम कट गए हैं। अच्छा, उनके मन में डर है कि अगर नाम कट जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, उसको लेकर उन्होंने नुकसान भी गिनवाया। अब उसके बाद अररिया के जो वहां के डीएलओ है, वो वहां पर रिलीज निकालते हैं और कहते हैं कि इंडिया टुडे वहां पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अरे वोटर वहां पर बोल रहे हैं ग्राउंड पर आकर। जब आपका वोटर वहां पर बोल रहा है कि हमारा नाम कटा हुआ है, हमारी संवाददाता ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट फाइल करती है, तब वहां से यह रिपोर्ट मिलता है, इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं। साहिल जी, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है ना सर। नहीं, आप बिल्कुल राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। और निश्चित तौर पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है या हो रही है तो उसको सामने लाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उसमें आप लोगों का नैतिक दायित्व प्रमुखता से है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और जो चौथा स्तंभ है, सबको मिलजुल कर, नागरिक समाज को भी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। कंचना यादव, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मुझे यही सवाल लेकर जाना है। लेकिन उससे पहले, जिस तरीके से कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या आपको सभी जवाब मिल गए? जो सवाल पूछे गए थे, और 10 सवाल मैंने भी इसमें पूछे हुए, उसमें से 6 सवाल तो बिहार से रिलेटेड सवाल है। क्या आपको सारे सवालों के जवाब मिले हैं? साहिल जी, वो तो आपको भी समझ में आ रहा है कि जवाब मिल गए या नहीं मिल गए। कल इलेक्शन कमिश्नर का जिस तरह से जवाब था, वो उनके जवाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है जदयू के प्रवक्ता का जवाब, और शायद वैसा ही कुछ जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी भी देंगे। कारण यह है कि आप समझिए कि 12 से 15 मिनट तक जब इलेक्शन कमिश्नर जब ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे, तो वो प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे बीएलओ जाते हैं, ऐसे करते हैं, बीएलए हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करती हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे कि आखिर में 65 लाख जो लोगों का नाम कटा हुआ है, उनका डिटेल आप कब देंगे, आखिर में उनका डिटेल देंगे तो वो कैसे आपने उनको आइडेंटिफाई किया कि वो परमानेंटली कहीं स्थापित हो गए, कहीं चले गए हैं, या टेम्पररी गए हुए हैं, या सच में मर चुके हैं? किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई किए? उनका जवाब भी क्या है? प्रोसेस है। यहाँ जितेंद्र कुमार जी का जवाब भी क्या है? प्रोसेस है। तो इनके जवाब में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कितना झूठ बोले थे कल ज्ञानेश कुमार जी, कि कह रहे थे कि बीएलओ घर घर गए थे। ये सबसे बड़ा झूठ है कि बीएलओ घर नहीं गए थे। आपके भी रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं साहिल जी, उनको भी मालूम है कि एक जगह बैठकर बीएलओ ने सारे फॉर्म भरे, खुद साइन किए, खुद अपलोड किए, और बोल रहे हैं कि एक एक घर बीएलओ गए हुए थे। सबसे पहला झूठ इनका। लेकिन जब प्रोसेस आप कर रहे थे, जब आपके बीएलओ फाइल फॉर्म अपलोड कर रहे थे, उसी समय तो आपने ये खबर फैलवाई थी ना सूत्रों के हवाले से, जिस पर तेजस्वी जी को सबने बहुत घेरा था कि क्या मिले हैं? घुसपैठिए मिले हैं, बांग्लादेशी मिले हैं। तो बाद में आपके बांग्लादेशी और घुसपैठिए 65 लाख लोगों में क्यों नहीं होते हैं? ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? इसका कोई जवाब मिला? क्या बोल रहे हैं कि बाद में जब डॉक्यूमेंट निकाला जाएगा उनको? प्रेम शुक्ला जी, चूंकि सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो क्या यह हम उम्मीद पकड़कर चले कि जो 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ अब चुनाव आयोग बूथ लेवल पर जाकर बताने वाला है, उसमें यह भी लिखा जाएगा कि यह तो घुसपैठिया पाया गया, इसके लिए इनका नाम हमने काट दिया है इससे, क्योंकि यह भी एक कारण हो सकता है उसमें? प्रेम शुक्ला जी, साहिल जी, मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया, आपका एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? नहीं, सवाल है कि बार बार यह सवाल उठ रहा है, अभी तो 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ बताना जरूरी हो गया है चुनाव आयोग को, तो क्या अब उसके सामने यह भी लिखा जाएगा कि कितने घुसपैठिए पाए गए, इसमें से यह बंदा घुसपैठिया है, इसके लिए इसका नाम हमने काट दिया है? क्योंकि कहना तो वही था, चुनाव आयोग ने तो यही कहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया गया था। और दूसरी बात, क्या सचमुच में सभी सवालों के जवाब मिले? क्योंकि 10 सवाल तो मैंने भी रखे हुए हैं यहां पर, जिसके जवाब नहीं मिल पाए अब तक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। निर्वाचन आयोग निश्चित तौर पर वो करेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा? क्या ये नवीन चावला जैसा निर्वाचन आयुक्त है क्या, कि वो गांधी परिवार का चाटुकार था इसलिए उसको निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था? भाई, सरकारें निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा, वो नियमों और कानूनों के तहत करेगा। और जिस तरह से झूठ की दुकान खोलकर श्रीमान राहुल गांधी बैठे हुए हैं,
उन्होंने पहले कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़ गए, बाद में पता लगा फिर 40 लाख वोट बढ़े, और 40 लाख वोट कोई पहली बार नहीं बढ़े। स्वयं आज तक की रिपोर्ट है, श्रीमान साहिल जोशी की रिपोर्ट है कि 2004 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में भी अंतर था, 2009 के भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाताओं का अंतर था, 2014 में भी ये अंतर था, 2019 में भी। प्रेम शुक्ला का संपर्क शायद टूट गया है एक बार फिर। रागिनी जी आपको जवाब देना चाह रही है। रागिनी जी आपकी आवाज म्यूट है। हाँ। देखिए, मैं शुक्ला जी से जरूर कहना चाहती हूँ कि आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। तो जब आप निष्पक्षता का आरोप लगाते हैं दूसरे चुनाव आयुक्त पे, तो एक क्रोनोलॉजी दर्शकों को समझानी पड़ती है कि 2018 से 2021 तक ज्ञानेश गुप्ता जी गृह मंत्रालय में सचिव थे अमित शाह जी के अंडर। उसके बाद 2022 से 2024 तक वो सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे, वो भी मंत्रालय अमित शाह जी के अंतर्गत ही आता था। 2024 में मोदी सरकार ने सीजीआई यानी कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो जज हैं उनको हटा दिया गया चयन समिति से, और इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर ज्ञानेश गुप्ता जी को भेज दिया गया। तो अब ज्ञानेश गुप्ता जी किसका ढोल पीटेंगे, किसके कहने पर वोट चोरी करेंगे, किसके कहने पर मतदाताओं के अधिकार को छीनेंगे, ये बात तो बहते पानी की तरह साफ है। और उसके जवाब में आपसे सवाल पूछो, आप हमसे सवाल पूछने लगते हैं। विपक्ष में कौन है, सत्ताधारी कौन है, सवाल किसके सामने प्रेस वार्ता करके रखे गए। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अशोक लवासा जी ने आप ही के चैनल पर बैठकर ये कहा था कि 20(3)(b का कानून जो चुनाव आयोग बोल रहा है वो कानून तब लागू होता है जब वोटर लिस्ट नई बनती है, रिवीजन होता है, 30 दिन का समय मिलता है त्रुटि सुधार के लिए। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक तो 1 साल बीत गया है, वो कानून लागू ही नहीं होगा और आप हलफनामा मांग रहे हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल से हलफनामा मांगे, ये तो पहली बार देखा जा रहा है। पूर्व चुनाव आयोग क्या कभी ना कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठाना, यानी इसका मतलब संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना होगा। अगर चुनाव आयोग को हलफनामा फाइल नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब यह कि वोटर लिस्ट वैसे के वैसे ही रहेगी। यही सब तो सवाल है ना कहीं उसको लेकर ही सवाल पूछे जाएंगे। चुनाव आयोग को राजनीतिक बयानबाजी की जगह पर अगर इसके जवाब दे देते तो बाकी मामला सॉल्व हो जाता शायद। प्रेम शुक्ला जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? प्रेम शुक्ला जी आज लाजवाब हो गए। आज मुंबई में बहुत जबरदस्त बारिश है, मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद अमीन हमारे साथ में है। मोहम्मद अमीन, आपने भी कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई है चुनाव आयोग की। पहली बार मैंने देखा कि चुनाव आयुक्त सीधे सीधे नेता विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं कि या तो आप हलफनामा फाइल करिए वरना माफी मांग लीजिएगा। और आज विपक्ष ये कह रहा है कि ये सीईसी का काम नहीं है इस तरीके से पॉलिटिक्स करना या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी की तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी बात करती है वैसे ही सीईसी बात कर रहे हैं। देखिए साहिल जी, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, नो डाउट कि इलेक्शन कमीशन संविधान के अंतर्गत काम करता है और निष्पक्ष काम करता है और ये अपेक्षा भी की जाती है और ये हमेशा से होता आया है। जब उन्होंने कहा कि ये एलओपी की बात की और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने बात की, तो ये कहा उन्होंने कि इनको जो है पेपर्स हमको देने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ इस बात में कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में सक्षम है और उनकी धाराएँ ये कहती हैं कि अब वो चाहें तो वो उसको सुओ मोटो लेते हुए और उनको नोटिस जारी कर सकते हैं, और जो उस नोटिस का जो जवाब आएगा उस जवाब के ऊपर अगर वो लोग इसमें हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की गलती पाई जाती है तो उसको पेनलाइज करेगा इलेक्शन कमीशन। अदरवाइज जो क्वेश्चन उठा रहा है उसको जवाब देना होगा। अगर वो सही नहीं जवाब दे पाता तो जो इलेक्शन कमीशन की नियमावली है उसके अंतर्गत जो भी आरोप बनते हैं या जो भी नोटिस बनता है, जो भी जवाब बनता है, वो उसको एलओपी को दिया जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? अगर नहीं देते चुनाव आयोग चाहे तो कर सकता है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं चाह रहा है? आपको क्या लगता है? बार-बार कहना है कि बार-बार पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि तमाम विपक्ष इकट्ठा हो गया है, तमाम विपक्ष अलग अलग सवाल यहां पर उठा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है।
यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में जब एसआईआर की बात की तो चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से बिल्कुल नजदीक हो रहा है, इसके लिए हम नहीं करेंगे एसआईआर की प्रक्रिया। लेकिन बिहार में जून जुलाई अगस्त में आप एसआईआर की प्रक्रिया कर देते हो, तो सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है। यह हड़बड़ी क्यों है, इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मोहम्मद अमीन। साहिल जी इस बात से तो एग्री आप करेंगे, इतिहास गवाह है। और हमारी जो ईवीएम जब शुरू हुई थी तो हमारा पायलट प्रोजेक्ट केरला से शुरू किया गया था। क्यों? उसके बाद पूरे देश में लगा, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया ईवीएम का केरला से कि वहाँ अगले साल चुनाव होने थे केरला स्टेट के, फिर देश के चुनाव में यूज़ की गई ईवीएम। इसी तरीके से आप देखेंगे तो एसआईआर की प्रक्रिया राहुल गांधी जी का आग्रह था, जो कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में उठाया गया और हरियाणा में कहा गया और दिल्ली में कहा गया कि बीजेपी के वोट डाल दिए गए और अपोजिशन के वोट डिलीट कर दिए गए बीएलओस के द्वारा। ये किया गया, जिसका कि हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र ने जवाब भी दे दिया आराम से। अब आप ये बताइए, इस तरह की बातें करने से क्या फ़ायदा है? आप देखिए ना, प्रक्रिया तो रहेगी। अगर कोई कानूनन परेशानी होती, कोई गलत बात होती, इलेक्शन कमीशन रहेगी, ठीक है। के अंतर्गत आप जैसे तो देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी ने आज रामगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें रामगोपाल यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके दिखाया कि हमने तो पावती भी ले ली है उनसे, वो भी दिखा दिया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। कल सवाल भी पूछा गया, बीजेडी ने भी यही आरोप लगाया था। तो क्या यह कहना वाजिब होगा चुनाव आयोग की तरफ से कि हारने के बाद आरोप लगाते हैं? देखिए, आरोप लगाना एक प्रक्रिया है, एक उनको चाहिए आरोप लगाते। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, इसका ठिकरा किस पे फोड़ेंगे? वो कुछ अगर अपनी तरफ से नहीं सक्सेस कर पाए हैं चुनाव में तो किसको बताएंगे? एक कोई है जिसको बता देते हैं, स्केपगोट, जिसको कहेंगे चुनाव आयोग ने किया सारा, ईवीएम ने किया, अब ईवीएम भी खत्म हो गया, फिर भी कहेंगे वीवीपैट ने किया, वो भी खत्म हो गया। अब क्या है, अब लिस्टों के ऊपर बात आ गई। वोटर, ये वोटर लिस्ट की मैं आज बताऊं, जब मिस्टर गणेशन थे तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जब ये आधार कार्ड आया था, सुन लीजिए एक मिनट साहिल जी, आधार कार्ड जब आया था तो आधार कार्ड के लिए बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन गठन ने, और ये कहा कि प्रपोजल बना के भेजा कि ये जो आधार कार्ड की जगह हमारा वोटर कार्ड ही एक मान्य कार्ड माना जाए। उसको उस गवर्नमेंट ने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। दिस इज द रीजन। इसीलिए 50 बातें हुई, आधार कार्ड भी बना, वोटर आईडी कार्ड भी बना। आज कंफ्यूजन करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था। उस टाइम वो पावर में थे, अगर वो चाहते तो इस बात को मान लेते। हमारे देश में एक ही कार्ड होता। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सुझाव दिया गया चुनाव आयोग को कि ये जो डुप्लीकेसी ऑफ एपिक नंबर होता है उसके लिए आधार कार्ड से आप ज्वाइन करा दीजिएगा तो डुप्लीकेसी होगी नहीं। उस पर तो जवाब नहीं दिया। लेकिन अब देखिए, पुरानी बातें निकालना बड़ा आसान है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गोल पोस्ट शिफ्ट किया जा रहा है? जो बार बार ये कहा जाता है वो ये कहा जाता है, प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन गोल पोस्ट शिफ्ट किया जाता है बार बार। पहले ईवीएम वीवीपैट की बात की जाती है, वोटर लिस्ट की बात की जाती है, फिर बाकी चीजें बात की जाती है, जो मोहम्मद अमीन कहने की कोशिश कर रहे थे। आशुतोष, मैं आता हूं आपके पास। अमीन जी, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। साहिल जी देखिए, साहिल जी, कल जो 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस भी आदमी ने उसको सुना होगा उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि इलेक्शन कमीशन किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, चाहे वो एसआईआर का सवाल हो, चाहे वो महादेवपुरा में राहुल गांधी के लगाए आरोपों का प्रश्न हो। अगर कोई चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त जो जिनका 30 साल का लंबा करियर है, वो ये तर्क दे कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि माँ बेटी बहुओं की जो प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। मतलब अगर ये कोई तर्क देता है तो मुझे तो लगता है कि उनको अपने पद पर भी रहने का हक है या नहीं है, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। भाई, कानूनी तौर पर चले, पहले तो 1 साल तक वो फुटेज दिया जा सकता था, अभी तो 45 दिन के अंदर अगर कोई मांगेगा तो आप दोगे। मतलब किस तरीके का तर्क दिया जा रहा। और अफसोस की बात यह, कुछ लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। तो मैं 2002 में चला जाता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने बैठ के जेम्स माइकल लिंगडो कहा था सोनिया गांधी के साथ चर्च में जाके मिलते हैं, तब क्या वो आरती उतार रहे थे क्या चुनाव आयोग की? मतलब क्या वो टीका लगा रहे थे, आरती उतार रहे थे, क्या कर रहे थे वो? और तो और 7 मई 2014 को जब चुनाव बनारस में होने वाला था, उस वक्त किस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कान खोल कर सुन लो, यहां अगर कोई चुनाव आयोग का कोई अधिकारी हो, क्या कह रहे थे वो? अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो।
तब नहीं ध्यान आ रहा था कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आज आपको याद आ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया जा रहा था। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष में होती है तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला होता नहीं है। आशुतोष कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी श्रीमान राहुल गांधी और आज के विपक्ष की तरह निकृष्ट किस्म के आरोप नहीं किए। श्रीमान लिंगडो के खिलाफ जो आरोप 2 उदाहरण दिए अभी, उसके सारे सबूत भी दिए गए। श्रीमान आशुतोष जी को जो है निसार दे रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब श्रीमान लिंगडो के खिलाफ चर्चा की तो उस समय उसके सबूत भी दिए थे, उसको क्यों भुला दे रहे हैं आप? लेकिन जिस तरह की भाषा श्रीमान राहुल गांधी प्रयोग कर रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी तो लगातार झूठ की दुकान खोले पड़े हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, सच्चाई है कि सिर्फ 40 लाख वोटर बढ़े थे। उन्होंने आदेश श्रीवास्तव को कहा कि उसके 3 स्टेट में एपिक कार्ड है और उसमें उन्होंने सामने आया कि वो आदेश श्रीवास्तव पर झूठ बोल। आशुतोष, देखिए, प्रेम शुक्ला जी को जानकारी नहीं होगी, मैं 2 उदाहरण दे देता हूं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त थे तो उनका एक बयान तो सबको मालूम है कि राष्ट्र धर्म का निर्वाह करो, लेकिन जब लिंगडो के क्रिश्चियनिटी को लेकर जब सवाल नरेंद्र मोदी जी ने उठाए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको एक तरीके से डांट फटकार लगाई थी। इतना ही नहीं, उस वक्त पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने कहा इस तरीके से चुनाव आयोग के आयुक्त पर सवाल खड़े करना ये गलत है। कौन से सबूत की बात कर रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कौन से सबूत की बात, शायद प्रेम शुक्ला जी को याद नहीं होगा, लेकिन कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? कौन सा सबूत दिया गया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, क्या वो उनको तकलीफ नहीं पहुंची थी जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे? क्या मुरली मनोहर जोशी को उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे? और अगर उनको नहीं पता हो तो अपना फोन नंबर दे दे, मैं उनको मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर देता हूं। रागिनी जी, आपके पास भी आता हूं, लेकिन पहले मोहम्मद अमीन, आपने सुना ये सब भाषा तो पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन इसी बार सीईसी आकर ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश चल रही है और माफी मांगे। ये तो तब लिंगडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा था ना कि भाई माफी मांग लो या ये करो। कोई भी सीईसी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे याद नहीं है। साहिल जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे को कभी इलेक्शन कमीशन को किसी ने सराहा नहीं है। मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन किसी भी युग में और किसी भी रिजीम में इलेक्शन कमीशन को किसी ने शाबाशी नहीं दी कि किन कठिनाइयों के साथ हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। दुनिया से लोग हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए कि कैसे हमारे यहाँ संविधान को लागू किया गया है, कैसे वोटर लिस्ट बनती है, कैसे हमारे यहाँ ईवीएम चलती है। ये ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े कमिश्नर्स आते हैं, उसकी तारीफ विदेशों होगी। से। और ये क्या बातें की जाती है हमारे भारत देश में, जैसे बड़ी देश दुर्भाग्य में की बात है। 1992 में जब पहले चुनाव हुए तो उसकी तारीफ ही हुई। इतने बड़े देश में चुनाव करना आसान बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर तमाम विपक्ष कुछ सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अगर ये कहता है कि आप या तो हलफनामा दायर करो या माफी मांगो, आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हो, ये सही लगता है क्या आपको? और ये तो विपक्ष कई बार कह चुका है। जहां तक बात नहीं, जहां तक सक्षम है इलेक्शन कमीशन, उनको सक्षम है सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए, नोटिस करने के लिए सक्षम है। उसमें पूछने की क्या जरूरत है, लिख के देने की क्या जरूरत है? आवश्यकता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन समझेगा तो कमीशन डिसीजन लेगा, संविधान के अंदर तो उनको नोटिस करेगा, क्या दिक्कत है? जो भी होगा उसको पैनलाइज किया जाएगा, चाहे हमारे अधिकारी हो बड़े से बड़े और चाहे कोई लीडर हो किसी पार्टी का। इसमें क्या दिक्कत है? अगर गलत पाया जाएगा तो उसको पैनलाइज किया जाएगा। देख लीजिए अभी आपके सामने उदाहरण है, लेकिन कैसे होगा? बंगाल का 4 ऑफिसर सस्पेंड किए गए, डाटा ऑपरेटर जी, और उस पर स्टेट की गवर्नमेंट तैयार नहीं है। यही वोटर लिस्ट का मामला है, आपको पता ही होगा नोटिस जो किया गया है, और उनके चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि नहीं हम अभी 2 की इंक्वायरी कर रहे हैं, 2 को हमने सस्पेंड। प्रेम शुक्ला अभी फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं ठीक तरीके से। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारी बातें कही गई, जो आशुतोष भी बात कह रहे थे, रागिनी नायक भी उसका इंतजार करिए, जल्दी से आप उसका जवाब दीजिए कि ये बीजेपी भी इस तरीके से आरोप लगा चुकी है। बीजेपी भी चुनाव आयोग पर फिर वो ईवीएम का मामला हो या बाकी सारे मुद्दे, उस पर आरोप लगा चुकी है। आज विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो आपको लगता है कि ये संविधान पर हमला है? जी देखिए, बीजेपी ने जब भी आरोप लगाया उसका प्रमाण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर आरोप लगाया तो बाकायदा वीवीपैट लगाने की बात की, और कालांतर में वीवीपैट लगाया गया, और वीवीपैट लगाने के बाद
अब तक जहां भी वीवीपैट मैचिंग की गई है वहां 100% मैचिंग पाई गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता फैलाने के लिए संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने का श्रीमान राहुल गांधी वाले क्रम का कभी भी अनुसरण नहीं किया, ना उसकी जो है कभी भी प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। श्रीमान आशुतोष जी जो है जेम्स लिंगडो की बात कर रहे थे। जेम्स लिंगडो पर जितने भी आरोप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए लगाए, सबके प्रमाण दिए थे। और यहाँ तो राहुल गांधी झूठ की दुकान साबित हुए हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 1 करोड़ नोट बढ़ गए, सिर्फ 40 लोग बढ़े, 40 लाख नोट बढ़े, यानी 40 लाख पर जो है 150, नहीं आपकी क्या जानकारी के लिए 250% झूठ। श्रीमान राहुल गांधी 250% झूठ बोलते हैं। 40 लाख वोटर 1 करोड़ कहना, यानी 60 लोग एडेड, 60 लाख की एडेड झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा तो कि 3 जिले जो है राज्यों में एपिक कार्ड बने, कहीं पर भी नहीं बने थे। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए साहिल जी कांग्रेस के प्रवक्ताओं और उनके चीयर लीडर्स को लगातार समय देते हैं। मेरी तकनीकी अगर खामी है नहीं सर, आपको भी समय दिया था। अब मुंबई की बारिश पे आपका फोन कट रहा था तो मैं क्या करूं उसमें सर? नहीं श्रीमान, मेरी गलती नहीं है ना उसमें। नहीं श्रीमान राहुल गांधी ने नहीं, उस तो मेरी अब तो भाई अगर तकनीकी कारण है तो आपको समय देना न्यायोचित रहेगा ना। कृपया करके मुझे बताइए, श्रीमान राहुल गांधी ने जिस माधवपुरा का जिक्र किया, उस माधवपुरा तो मेरी भी गलती नहीं है ना भाई साहब। तो माधवपुरा जिस बहुत लेट सुनाई दे रहा है। आप सवाल पूछ रहे, जवाब तो लेना चाहिए ना। मकान से 70 वोटर की जो बात की गई, उन 70 वोटरों का जो है कैसे वो 70 वोटर एक ही मकान के नीचे थे, यह सिद्ध हुआ है। 80 वोटर की जगह सिद्ध हुआ है। अब भाई वो तो 40 का जो है 1 करोड़ बोल सकते हैं, तो मैं 80 का 70 तब भी कम करके बोल रहा हूं। आप लोगों की तरह झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है ना। मेरे अभ्यास में सत्य बातें रखना, पुष्ट की हुई बातें रखना, और जो है अनावश्यक जो है जबरदस्ती अराजकता फैलाने का प्रयास ना करना, ये जो है हमारा अभ्यास है। तो हम लोगों ने जो है निर्वाचन, कुल मिलाकर रागिनी नायक, आरोप ये लग रहा है कि अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, और ये आरोप इससे पहले विपक्ष पर तब लगा था जिसके बाद भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। रागिनी नायक, देखिए सबसे हास्यास्पद तो ये है कि प्रेम शुक्ला जी राहुल जी पे झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, और वो भी अब बिहार के चुनाव से पहले। उसी बिहार में आरा की रैली में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आकर ऐसे बड़े बड़े नीलामी की थी, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ का चूना लगाकर चले गए। ₹1 नेग में नहीं मिला बिहार को स्पेशल स्टेटस में, उसका जवाब अब तलाश के रखिएगा। देखिए मैं प्रेम शुक्ला जी आपके बीच में बोलिए, आपके मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। चलिए वो टाइम वसूल रहे हैं। रागिनी जी आप बात कर लीजिएगा, जल्दी से बात खत्म करिए, फिर वापस जाएंगे उनके पास। चलिए हाँ देखिए, तो देखिए इलेक्शन कमीशन जब बात कर रहा था पक्ष विपक्ष और समकक्ष होने की, तो अपनी ही निष्पक्षता पर खुद घात कैसे करता है इसका पर्दाफाश कर रहा था। राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता के बीच में नोटिस पहुंच जाता है, पर अनुराग गोली मारो ठाकुर को कोई नोटिस नहीं दिया जाता। अभी भाजपा के ही रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने सार्वजनिक बैठक में कहा कि एक कमरे में 1000 वोट थे, हमने 1100 वोट डलवाने का काम किया, उनको कोई नोटिस नहीं आता है। तो आप किस निष्पक्षता की बात कर रहे हैं चुनाव? और जब आप संवैधानिक संस्थाओं की दुहाई देते हैं, आपको नहीं लगता एक बार चुनाव आयोग को ऐसा लगता है सभी पार्टियों को साथ में लेकर बैठना चाहिए? आप हाँ बिल्कुल लगता है, ये बजाय इसके कि राजनीतिक बयानबाजी करे प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रागिनी जी एक मिनट, रागिनी जी एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी आपको नहीं लगता कि बजाय इसके चुनाव आयोग राजनीतिक बयानबाजी करे, सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ में बैठकर एक बार इसके बारे में बातचीत करें? जो भी सवाल SIR को लेकर उठाए जा रहे हैं उसको लेकर सभी पार्टियों से बातचीत, मामला उधर ही सॉल्व हो सकता है ना प्रेम शुक्ला जी? ये चुनाव आयोग का अधिकार है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जो खानदानी वोट चोर है, जिस तरह से नेहरू ने आम्बेडकर से, नेहरू आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, अब ये चिचिया रही है, अब तभी जो है रागिनी जी एक मिनट जरा मुद्दे पर रहते हैं। इतिहास में जाएंगे तो कई सारे सवाल उठेंगे, चुनाव आयोग पर इसके आगे पहले भी कैसे सवाल उठाए गए थे वो भी निकलेंगे। प्रेम शुक्ला जी अभी की बात करेंगे, साहब आम्बेडकर के अभी की बात करेंगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब, मैं उसी की बात कर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वोट चुराने वाले नेहरू चुनाव आयोग के फैसले पे जो है हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इन्होंने चुनाव को
गलत तरीके से रायबरेली जीतने वाली इंदिरा गांधी आपातकाल लाती है। राजीव गांधी 1989 में कहते भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 सीट से 89 कैसे पहुंच गई, और राहुल गांधी अब वही कर रहे हैं। ये खानदानी वोट चोर है, ये खानदानी झूठे हैं। तो अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये खानदानी चोरों, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? चोरों को मौका नहीं मिल रहा है। चलिए एक मिनट रागिनी जी, 1 मिनट, कंचना यादव को भी बात करनी है, जरा 1 सेकंड प्लीज, जरा सबको शांत करिए, प्लीज सबको शांत करिएगा। मुझे जल्दी से प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिएगा, कंचना जी भी इंतजार कर रही है। अगर वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन माना जाए? क्योंकि हर चीज का जवाब तो चुनाव आयोग ये देती है कि भाई ये तो हो चुका है वोटर लिस्ट में। ठीक, अगर हड़बड़ी में हम नाम हटाएंगे, मल्टीपल नाम है, हड़बड़ी में हटाएंगे तो किसी का गलत नाम हट जाएगा, तो एसआईआर के लिए 2 महीना काफी है, लेकिन हड़बड़ी में नाम हटाने के लिए काफी नहीं है समय। तो कई सारी चीजें हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए फिर जिम्मेदार कौन है? निर्वाचन, देखिए निर्वाचन आयोग है, देखिए निर्वाचन आयोग के अपने कर्मचारी तो होते नहीं है, बीएलओ बीएलए की निश्चित तौर पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निर्वाचन आयोग के पूरे देश में बूथ लेवल पर अपने कर्मचारी तो है नहीं, वो कर्मचारी राज्य सरकारों के हैं। वायनाड में कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से जो है अबे लगातार पीछे बोलती, भाई इतनी असभ्य महिला कहां से पकड़ के लाते हैं? रागिनी जी प्लीज कितनी असभ्य जरा खत्म करने दीजिए, कंचना जी को भी बात करनी है प्लीज। आखिरी मेरे पास 2-3 मिनट बचे हैं, प्लीज जरा समय नहीं है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात खत्म करिए, बाकी जरा शांत रहेंगे प्लीज। कैसी बात है? प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात खत्म करिए। निर्वाचन आयोग जो है विविध राज्यों में, निर्वाचन आयोग विविध राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से अपने कामों का क्रियान्वयन करता है। उस क्रियान्वयन के दौरान अगर किसी प्रकार का दोष होगा तो दोषियों पर कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। निर्वाचन आयोग ने बंगाल में एक निर्वाचन कर्मचारियों को जो नोटिस दी, अब राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट करने को राजी नहीं है। अब फिर बीच में बोलने लगी, इनको बीमारी है क्या बीच में बोलने की? ये बीमार है। माफ करिएगा, मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी माफ करिएगा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन से, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से अभी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। यह खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है। पुतिन ने ट्रंप से बातचीत की जानकारी दी और शांति समझौते में के हक में भारत है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति समझौता हो, इसके हक में भारत है, यह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है। शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश का भारत समर्थन करता है, यह भी बात कही है। हालांकि पुतिन ने जो बातचीत अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। और उसके साथ साथ खबर यह भी है कि चीन के परराष्ट्र मंत्री अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत होनी है। भारत प्रधानमंत्री चीन भी जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके पहले राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत। तो एसआईआर को लेकर जो हमने बातें रखी, जो सवाल उठाए, उसको लेकर हमारी बातचीत इसी तरीके से जारी रहेगी।